जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा ये जो डीप ड्राइव है ना, वो एकदम सुपर एनर्जेटिक होने वाला है। बिल्कुल। और आज हम एक बहुत ही खास चर्चा करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि आज हम एग्जाम सक्सेस क्विज चैनल की जो मास्टरी सीरीज है ना, जी वहां से प्रेरणा ले रहे हैं। ये भारतीय इतिहास और कला संस्कृति के 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो महा रिवीजन है, उसका हिस्सा है। जी, और इसमें हम सिर्फ सवालों के जवाब नहीं रटने वाले हैं, हम उनके पीछे का क्यों और कैसे डिकोड करेंगे। सही कहा। तो दोस्तों, हमारा आज का मिशन एकदम क्लियर है। हम तेजी से लेकिन पूरी गहराई के साथ इतिहास के 10 सबसे जरूरी सवालों और उनके मास्टर फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, जब तक हमें किसी ऐतिहासिक घटना का संदर्भ ना पता हो, वो बस एक सूखी तारीख बनकर रह जाती है। एकदम सच बात है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल सीधे दक्षिण भारत से आता है। सवाल है, हैदराबाद में प्रसिद्ध स्मारक चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? इसका एकदम सटीक उत्तर है ए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और इसके मास्टर फैक्ट्स क्या कहते हैं? फैक्ट्स के मुताबिक इसका निर्माण 1591 ईस्वी में हुआ था। ये मूसी नदी के पूर्वी तट पर बनी है और इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बहुत ही बेहतरीन नमूना है। अच्छा, इसे कुतुब शाही वंश के 5वें शासक ने बनवाया था ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है वो इसका वास्तुकला से ज्यादा इसका उद्देश्य है। यही तो। मतलब चलिए इसे डिकोड करते हैं। हम सोचते हैं कि इतनी बड़ी इमारतें किसी राजा की जीत या मकबरे के लिए बनती हैं, लेकिन चार मीनार शहर से प्लेग महामारी के उन्मूलन की खुशी में बनी थी। जी हाँ, ये एक तरह का सेलिब्रेशन था। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना कि जैसे हम कोविड के पूरी तरह खत्म होने के बाद एकदम बीच शहर में कोई बहुत बड़ा कलात्मक टावर खड़ा कर दें जश्न मनाने के लिए। ये तो बहुत ही बढ़िया तुलना है। देखिए, जब कोई महामारी जाती है ना, तो समाज मनोवैज्ञानिक रूप से टूट चुका होता है। सच है। तो शासक के लिए ये जरूरी था कि वो जनता को एक ऐसा संबल दे, एक विजुअल मैसेज दे कि हाँ, बुरा वक्त बीत चुका है। चार मीनार एक तरह से शहर के पुनर्जन्म का प्रतीक था। क्या बात है, वास्तुकला से इतना गहरा मनोवैज्ञानिक संदेश। खैर, महामारी से उभरने वाले इस साम्राज्य से अब आगे बढ़ते हैं मुगलों के प्रशासनिक दस्तावेज की तरफ। बिल्कुल, प्रशासन को दर्ज करना भी तो इतिहास का एक बड़ा हिस्सा है। हाँ, तो हमारा दूसरा प्रश्न है, अबुल फजल द्वारा रचित मुगलकालीन ग्रंथ अकबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? इसका सही उत्तर है सी, फारसी। क्योंकि मुगलों के दौर में फारसी सिर्फ एक भाषा नहीं थी, उनकी आधिकारिक भाषा थी। राइट जी, दरबार का सारा काम उसी में होता था। और ये जो अकबरनामा है, ये 3 खंडों में है। इसका जो तीसरा खंड है वो आईने अकबरी है ना? बिल्कुल सही, और वही सबसे महत्वपूर्ण भी है। उसमें प्रशासन, सेना और राजस्व का बहुत ही बारीक विवरण है। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब प्रशासनिक रिकॉर्ड तो ठीक है, लेकिन इतिहासकार अबुल फजल की बाद में वीर सिंह बुंदेला ने हत्या कर दी थी। हाँ, ये इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। तो मैं यही सोच रहा था कि जब मुख्य इतिहासकार की ही हत्या हो जाए तो उसके बाद इतिहास के दस्तावेजीकरण पर क्या असर पड़ा होगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। देखिए, अबुल फजल सिर्फ घटनाएं नहीं लिख रहे थे, वो अकबर को एक आदर्श शासक के रूप में स्थापित कर रहे थे। एक तरह से नैरेटिव सेट कर रहे थे। बिल्कुल। तो जब उनकी हत्या हुई तो आने वाले लेखकों के लहजे में एक तरह का डर आ गया। जहांगीर के दौर के बाद जो इतिहास लिखा गया, उसमें वो दार्शनिक गहराई नहीं बची जो अबुल फजल के लेखन में थी। मतलब एक इंसान के जाने से पूरे साम्राज्य का स्वर बदल गया। जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अच्छा, फारसी के इन ऐतिहासिक दस्तावेजों से अब संस्कृत साहित्य की भावनात्मक गहराई की ओर प्रस्थान करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक उत्तरारामचरित की रचना निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की थी? और इसका सही उत्तर है बी, भवभूति। भवभूति। ये संस्कृत साहित्य में काफी अलग माने जाते हैं ना? हाँ, क्योंकि आमतौर पर संस्कृत नाटकों में श्रृंगार रस या वीर रस ज्यादा होता है, लेकिन उत्तरारामचरित की खासियत ये है कि ये करुण रस पर आधारित है। करुण रस मतलब दुख और वियोग वाली भावनाएं। जी बिल्कुल। इसमें भगवान राम के उत्तर जीवन यानी रावण वध और अयोध्या लौटने के बाद के जीवन का बहुत ही मार्मिक वर्णन है। अच्छा, और मास्टर फैक्ट्स के अनुसार भवभूति 8वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। हाँ, और उनकी अन्य रचनाओं में महावीर चरित और मालती माधव शामिल हैं। अक्सर उनकी तुलना कालिदास से की जाती है। पर कालिदास तो रोमांस और प्रकृति के लिए जाने जाते हैं ना? बिल्कुल। जहाँ कालिदास श्रृंगार रस के महारथी थे, वहीं भवभूति मानवीय भावनाओं की गहराई में
खासकर दर्द और नैतिक द्वंद्व को उकेरने में माहिर थे। करुण रस वाकई कोई आसान विषय नहीं है। खैर, भावनाओं से उभरकर अब दुनिया को करुणा का संदेश देने वाले बुद्ध के दर्शन के संरक्षण की ओर चलते हैं। ये प्राचीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो चौथा प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति यानी परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर है ए, महाकश्यप। ये घटना 483 ईसा पूर्व की है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में ना? जी, और उस समय मगध के शासक अजातशत्रु थे। इस परिषद का मुख्य काम बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करना था। यहीं पर सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। बिल्कुल, आनंद ने सुत्त पिटक का संकलन किया और उपाली ने विनय पिटक का। लेकिन जरा सोचिए, मतलब लीडर के जाने के तुरंत बाद बिना किसी लिखने की तकनीक के केवल याददाश्त के दम पर एक पूरे धर्म के दर्शन को सहेजना। हाँ, ये बहुत बड़ा काम था। ये तो बहुत दबाव भरा काम रहा होगा। क्या इसमें गलतियां होने की गुंजाइश नहीं थी? ये शंका होना लाजमी है, लेकिन हमारी जो श्रुति परंपरा थी ना, वो बहुत वैज्ञानिक थी। वो कैसे? देखिए, ये काम किसी एक भिक्षु पर नहीं छोड़ा गया था। सैकड़ों भिक्षुएं एक साथ बैठकर इन शिक्षाओं का एक ही लय में पाठ करते थे। ओहो, मतलब एक साथ कोरस में बोलना? जी, तो अगर कोई एक व्यक्ति भी गलती करे तो वो तुरंत पकड़ में आ जाती है। ये एक कलेक्टिव क्रॉस चेकिंग सिस्टम था। वाकई, बिना टेक्नोलॉजी के भी कितना फुल प्रूफ सिस्टम था। खैर, मगध में जहां आध्यात्मिक साम्राज्य मजबूत हो रहा था, वहीं उत्तर पश्चिम में एक बहुत बड़ा भौतिक युद्ध लड़ा जा रहा था। आप सिकंदर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। पांचवां प्रश्न है, सिकंदर के विरुद्ध वीरतापूर्ण युद्ध करने वाले राजा पोरस का राज्य किन दो नदियों के बीच स्थित था? इसका उत्तर है बी, झेलम और चिनाब। मास्टर फैक्ट्स के हिसाब से ये 326 ईसा पूर्व का हाइडेस्पेस का युद्ध था। हाँ, और यूनानी ग्रंथों में झेलम नदी को ही हाइडेस्पीस कहा गया है। इस युद्ध में तो पोरस हार गए थे ना? पोरस हार गए थे, लेकिन उनका प्रतिरोध इतना आक्रामक था कि सिकंदर भी हैरान रह गया। मैंने सुना है पोरस के हाथियों ने यूनानी सेना के पसीने छुड़ा दिए थे। कीचड़ और हाथियों की वो दीवार। बिल्कुल, यूनानी घुड़सवारों के लिए ये एक मनोवैज्ञानिक आतंक था। घोड़े वैसे भी हाथियों से डरते हैं। फिर सिकंदर ने उनका राज्य क्यों लौटा दिया? ये सिकंदर की कूटनीति थी। वो जानता था कि इतनी दूर आकर एक विद्रोही इलाके पर सीधा राज करना नामुमकिन है। उसे आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत सहयोगी चाहिए था। मतलब पोरस की बहादुरी ने सिकंदर को ये कूटनीतिक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। जी बिल्कुल, यही बात है। क्या बात है। चलिए, अब उत्तर भारत के युद्ध के मैदानों से दक्षिण भारत के उन साम्राज्यों की ओर चलते हैं जिन्होंने पत्थर पर अपना इतिहास उकेरा। चोल वास्तुकला। हाँ, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे महान जीवित चोल मंदिर के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? और इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। मतलब तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर और गंगाईकोंडा चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर। जी, तंजावुर का मंदिर राजराज चोल प्रथम ने 1010 ईस्वी में बनवाया था और गंगाईकोंडा वाला उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम ने। और ये द्रविड़ वास्तुकला का सबसे शुद्ध रूप माने जाते हैं ना? बिल्कुल। इनकी सबसे बड़ी पहचान है इनका विशाल विमान और कांस्य की मूर्तियां, खासकर नटराज की मूर्ति। पर मैं एक चीज सोच रहा हूँ, ये चोल मंदिर तो मध्यकालीन भारत के सिलिकॉन वैली की तरह लगता है। सिलिकॉन वैली? वो कैसे? मतलब उस समय की इंजीनियरिंग देखिए, बिना क्रेन के टनों भारी ग्रेनाइट के पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे ले गए होंगे? ये वाकई कमाल की इंजीनियरिंग थी। पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए कई किलोमीटर लंबे मिट्टी के रैंप बनाए जाते थे। अरे वाह, रैंप के सहारे? हाँ, और हाथियों से उन्हें खिंचवाया जाता था। पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट नहीं बल्कि इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। अचूक इंजीनियरिंग। और ये सिर्फ मंदिर नहीं थे, ये पूरी अर्थव्यवस्था के केंद्र थे। यहाँ बैंक चलते थे, किसानों को लोन मिलता था। मतलब पत्थर पे उकेरा गया इतिहास भी और एक चलता फिरता इकोनॉमी का हब भी। बिल्कुल। अब चोलों के इस ग्रेनाइट भव्यता से मदुरई के रंग बिरंगे वास्तुकला की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न है, दक्षिण भारत का प्राचीन शहर मदुरै मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक स्मारक या मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है ए, मीनाक्षी अम्मन मंदिर। ये वैगई नदी के तट पर है ना? जी, और ये देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर को समर्पित है। मास्टर फैक्ट्स बताते हैं कि इसकी पहचान इसके 14 विशाल और रंग बिरंगे गोपुरम हैं। हाँ, ये प्रवेश द्वार 16वीं 17वीं शताब्दी में नायक वंश ने बनवाए थे। पर यहाँ एक सवाल है,
चोल मंदिरों में तो मुख्य शिखर यानी विमान सबसे ऊंचा होता था। जी बिल्कुल। तो फिर मीनाक्षी मंदिर में मुख्य मंदिर छोटा क्यों है और दरवाजे इतने विशाल क्यों हो गए? दरवाजा घर से बड़ा क्यों? ये बहुत दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। दरअसल नायक काल तक आते आते ना बाहरी आक्रमणों का खतरा बहुत बढ़ गया था। अच्छा, सुरक्षा कारणों से। हाँ, मुख्य गर्भगृह को सुरक्षित रखने के लिए चारों ओर ऊंची प्राचीरें और द्वार बनाए गए और धीरे धीरे यही द्वार भव्यता का प्रतीक बन गए। और उन पर जो इतनी मूर्तियां हैं वो क्यों? वो अनपढ़ जनता के लिए एक तरह से विजुअल स्टोरी टेलिंग यानी दृश्य कहानी का काम करती थी। दूर से ही लोगों को मंदिर की भव्यता दिख जाती थी। विजुअल स्टोरी टेलिंग, बहुत ही बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया आपने। दृश्य कहानियों की बात चली है तो अब दक्षिण भारत की इस स्थिर वास्तुकला से पूर्व भारत की गतिशील प्रदर्शन कला की ओर चलते हैं। छऊ नृत्य की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। 8वां प्रश्न है, मार्शल आर्ट और लोक परंपराओं का मिश्रण छऊ नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है बी, पश्चिम बंगाल। पर इसके मास्टर फैक्ट्स बताते हैं कि ये झारखंड और उड़ीसा में भी होता है। हाँ, ये एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है और इसकी 3 शैलियां हैं। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल का है, सरायकेला छऊ झारखंड का। इन दोनों में मुखौटे इस्तेमाल होते हैं ना? बिल्कुल, बड़े और भारी मुखौटे। और तीसरी शैली है मयूरभंज छऊ जो उड़ीसा की है, जिसमें मुखौटे नहीं होते। 2010 में इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में भी शामिल किया गया था। जी हाँ। तो मैं ये सोच रहा था, ये नृत्य सिर्फ मनोरंजन तो नहीं लगता? मतलब इतना भारी मुखौटा पहनकर हवा में कलाबाजियां खाना, सांस लेने में कितनी तकलीफ होती होगी? ये बहुत ही उच्च स्तर का शारीरिक अनुशासन है। ये तो किसी लाइव एक्शन मूवी जैसा है, जहां मार्शल आर्ट्स और कहानियां मंच पर उतर आती हैं। बिल्कुल। इसका जन्म ही स्थानीय योद्धाओं के अभ्यास से हुआ था। ये योद्धाओं को फिट भी रखता था और मनोरंजन भी करता था। अद्भुत कला है। खैर, युद्ध जैसी इस कला से अब हम मध्यकालीन भारत के एक असली युद्ध की ओर चलते हैं, घाघरा का युद्ध। 9वां प्रश्न है, बाबर द्वारा लड़ा गया प्रसिद्ध घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है डी, 1529। ये युद्ध तो बाबर और अफगान शासकों तथा बंगाल के सुल्तान के बीच हुआ था ना? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो 6 मई 1529 की ये घटना मध्यकालीन भारत का पहला युद्ध था, जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया। 1 मिनट, जल और थल दोनों पर? मतलब जमीन पर हाथी घोड़े लड़ रहे हैं और नदी में नाव पर तोपें चल रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही दृश्य था। लकड़ी की नाव पर भारी तोपों का इस्तेमाल, उसका जो रिकॉइल यानी झटका होता है उसे संभालना, ये तो बहुत ही खतरनाक रणनीति रही होगी। ये एम्फीबियस वॉरफेयर का शुरुआती उदाहरण है। इससे पता चलता है कि बाबर कितना बड़ा जोखिम लेने वाला कमांडर था। और ये बाबर का अंतिम युद्ध भी था ना, क्योंकि 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। जी, और इस जीत ने पूर्वी भारत में मुगलों की सत्ता को एकदम सुरक्षित कर दिया था। अब देखिए, हमने युद्धों, मंदिरों और लिपियों की इतनी बात की, तो एक सवाल दिमाग में आता है कि हम ये सब इतनी सटीकता से कैसे जानते हैं? ये सब पुरातत्व विज्ञान की देन है। बिल्कुल, जो अतीत की धूल हटाता है। तो हमारा 10वां और आखिरी प्रश्न इसी से जुड़ा है। भारत के समृद्ध अतीत की खोज करने वाले भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो मास्टर फैक्ट्स में अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में क्या खास है? कनिंघम ने ही इस पूरे व्यवस्थित ऐतिहासिक विज्ञान की नींव रखी थी। उन्होंने ही 1841 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की स्थापना की थी। अच्छा, 1841 में? हाँ, और उन्होंने चीनी यात्रियों जैसे ह्यून त्वांग की किताबों को पढ़ा और जमीन पर खुदाई करके सारनाथ और सांची जैसी जगहें खोजी। वाह, मतलब किताबों में जो लिखा था उसे जमीन खोदकर दुनिया के सामने भौतिक रूप से ला दिया। बिल्कुल, उन्होंने खंडरों को वापस कहानियों में बदल दिया। अगर उनका काम ना होता तो शायद ये ऐतिहासिक जानकारियां हमारे पास होती ही नहीं, और ये क्विज भी नहीं होता। एकदम सही। तो दोस्तों, ये था हमारा तेज तर्रार और ज्ञानवर्धक सफर। राजगृह की गुफाओं से लेकर हाइडेस्पीस की लड़ाई तक, दक्षिण के विशाल गोपुरम से घाघरा की जलथर लड़ाई तक। और इस चर्चा से ये साबित होता है कि एग्जाम सक्सेस क्विज की ये रिवीजन सीरीज कितनी मूल्यवान है। बिल्कुल, आज हमने 10 बेहतरीन ऐतिहासिक दस्तावेजों और स्मारकों को खंगाला, लेकिन जाने से पहले जरा सोचिए। क्या? पुरातत्व का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। आज हम जिस आधुनिक शहर की सड़कों पर रोज चलते हैं ना, हाँ, क्या पता हमारे ही पैरों के नीचे कोई नया मास्टर फैक्ट,
कोई नया इतिहास दफन हो जो अभी खोजा जाना बाकी हो। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। है ना? तो इसी रोमांचक विचार के साथ आज के सुपर एनर्जेटिक रिवीजन को यहीं रोकते हैं। सीखते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।